हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उल्टी चीज़ की। उल्टी चीज़ का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने ये देखा था, अगर एक करंट में या करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें से हमें एक फोर्स जनरेट होता था। ठीक है, फोर्स जनरेट होता था। अब जो एक साइंटिस्ट थे फैराडे करके, उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं मोशन करवाता हूँ और मैग्नेटिक फील्ड मतलब फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं रखता हूँ तो क्या उसमें से हमारा करंट बन सकता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया और उन साइंटिस्ट का नाम था फैराडे। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा सॉलिनॉइड बनाया और उसके अंदर से मैग्नेट को अंदर बाहर करते रहे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा या फिर कोई रिजल्ट नहीं मिला कि करंट नहीं बन पाया। तो उससे उन्हें क्या पता चला कि नहीं, करंट नहीं बन पा रहा है। लेकिन ऐसे होना तो चाहिए, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लगाया, कैलकुलेशन में भी वो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो करने गए तो वो चीज़ वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे ही अपने चेयर पे बैठे थे, गुस्सा होके कुछ बैठे थे, अपने हाथ पे मैग्नेट पकड़े हुए थे और मैग्नेट को खींच के फेंका। ठीक है, जोर से फेंका, तब वो जोर से गलती से क्या हुआ, वो जो कॉयल है उसके थ्रू पास कर गया। अब उसके थ्रू पास कर गया तो उन्होंने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जो करंट को, वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट को वो डिटेक्ट कर सकता है। तो तब उनके दिमाग में चमका, अरे ये तो हो गया। तो उनसे उन्हें क्या पता चला कि उन्हें ये पता चला कि वो जिस वेलोसिटी से मैग्नेट को इधर उधर कर रहे थे वो वेलोसिटी उनके लिए सही नहीं था, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। और उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनका कुछ कंक्लूजन्स उसमें निकला। क्या? एक करंट फ्लोज इन द कॉयल ओनली व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड मैग्नेट। अगर कॉयल और मैग्नेट दोनों को हम दोनों को मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है? किसी एक को मूव करवाते हैं और किसी एक को कांस्टेंट रखते हैं। अगर उसमें से कोई एक चीज मूव करता है तो उस कॉयल में हमारा करंट बन सकता है। और तीसरा क्या? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। अब मान लीजिए हमारा जो कॉयल है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इतना बड़ा कॉयल हो गया, चलो ठीक है। इसके साथ हमने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर लगाया और इधर से मैग्नेट डाला। ठीक है, ये डाला मतलब नॉर्थ, ये साउथ। अब ये मैग्नेट क्या है? कांस्टेंट है, मतलब उसमें कोई मोशन नहीं हो रहा। अब अगर इसमें मोशन नहीं हो रहा तब उन्होंने क्या देखा, इसमें जो करंट है, करंट जीरो हो गया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जब वेलोसिटी जीरो है तो करंट उनका क्या था? जीरो हो गया। तो जैसे वेलोसिटी उनका जीरो हो गया, करंट जीरो हो गया। अब उन्होंने जब इसको मोशन में डाला, मतलब मोशन करवाया, तो और ऐसे ऐसे उसको उसके अंदर लाते गए, मतलब बहुत स्पीड से, हाई स्पीड से मैग्नेट को उसके अंदर लेते गए, तो उन्होंने अगर वेलोसिटी उनका v हुआ तो करंट उन्होंने देखा कि I आ रहा है, मान लीजिए कैपिटल I। अब धीरे धीरे जैसे ही ये मैग्नेट को उसके अंदर ले गए, तब मैग्नेट जब इसके अंदर आ गया तब वहाँ पे हमें करंट नहीं मिल रहा था। अब जैसे जैसे मैग्नेट को उसी वेलोसिटी से वो पीछे की तरफ लिए, मतलब इस डायरेक्शन में जब लिए तब उन्हें आई मिल रहा था। लेकिन अगर जब इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे थे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका जो अगर वेलोसिटी v हुआ तो आई उनको मिला -i, नेगेटिव करंट। उतना ही करंट मिला, लेकिन नेगेटिव साइड में डिफ्लेक्शन किया गैल्वेनोमीटर ने। तो इससे उन्होंने क्या बोला कि द डायरेक्शन ऑफ करंट का डायरेक्शन या फिर पोलैरिटी चेंज हो जाता है अगर हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करते हैं या रिवर्स करते हैं। अब ये जो करंट बन रहा था, इस करंट जो कॉयल में करंट बन रहा था, वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? तो पहला, बाय द रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट को बहुत तेजी से अंदर बाहर करेंगे या उसके थ्रू पास करवाएंगे तब हम करंट बढ़ा सकते हैं। दूसरा, बाय यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का यूज भी उनको जरूरत पड़ा। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं होता तो उनका एक्सपेरिमेंट वो किए थे उसमें से नहीं हो पाता, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए उन्होंने तो करंट भी ज़्यादा होगा। अब जो तीसरा पॉइंट आया वो क्या बोले? बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉयल एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो टर्न पार्ट है, इसे बोला जाता है, अगर ये कॉयल है, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे उतना ज़्यादा उन्हें करंट मिल रहा था, और नंबर ऑफ टर्न्स को अगर बढ़ा देते हैं तब भी उन्हें ज़्यादा करंट मिल रहा था। तो
ये था फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट। अब फैराडे साहब ने क्या बोला कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो उसको समझने से पहले हमें और एक चीज़ समझना होगा फ्लक्स के बारे में। तो होपफुली आप ये लिख चुके होंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। उन्होंने एक टर्म कहा फ्लक्स। अब इस बात को समझते हैं, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो करना, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। अगर मान लीजिए आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इसके सामने मैंने एक क्या रख दिया, प्लेन शीट ऑफ पेपर रख दिया। अब जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके थ्रू से पास करेगा उसे बोला जाता है फ्लक्स। अगर हम और अच्छे से बारीकी से समझने पे जाएं तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया उसे बोला जाता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मैग्नेट से उन्होंने किया था तो एक्सपेरिमेंट, जब फ्लक्स क्या हो गया, इसको हम 2 लाइनें लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया उसे बोला जाता है आपका फ्लक्स। अब अगर हम समझे, मान लीजिए ये उनका मैग्नेट है, ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ, मान लीजिए ये साउथ, और इसमें से उनका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा होगा ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कॉइल रखा हुआ है, जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के ओर लेके जाएंगे, मान लीजिए पहले इसमें से 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहे थे, तो जैसे जैसे हम इस कॉइल को इसके ओर लेके जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन एंटरिंग थ्रू पासिंग थ्रू द कॉइल भी हमारा बढ़ता जाएगा ना। जैसे जैसे इसको और एक बार हम अच्छे से समझते हैं, जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को पास लाऊंगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इस कॉइल से पास कर रहे हैं वो बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ फील्ड। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये मैग्नेट उसके अंदर पूरा घुस जाएगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर सब कुछ सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस गया। जब जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था वैसे वैसे आपका जो ईएमएफ है या फिर जो करंट है वो हमारा बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या बोला, फैराडे साहब ने क्या बोला, जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने लिखा, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब आपको समझ में आया होगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, द EMF is induced there is a EMF induced which causes flow of current। उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला और उसको उन्होंने क्या बोल दिया, और उस फेनोमेनन को उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो जाता है, इसको 2 लाइनें लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन is the phenomenon in which an EMF is induced in the coil if there is change in magnetic flux। ठीक है,
ये चीज़ें ये बात हमें सामने आई। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि ये हो क्या रहा है। वहाँ पे जैसे हम मोटर में या फिर जो आपका लॉरेंस फोर्स था, वहाँ पे क्या हुआ करता था, वहाँ पे करंट के वजह से, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होता था, हमें फोर्स मिलता था या फिर मोशन होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फोर्स या मोशन, उधर से हमें क्या मिलता है, एक करंट मिलता है और उस करंट को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड करंट। और उस ईएमएफ, जो अब करंट है तो ईएमएफ भी होगा, पोटेंशियल होगा, तो ये उस ईएमएफ को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये था आपका फैराडे साहब का लॉ या फैराडे साहब का एक्सपेरिमेंट, जिसको हमें समझना था। अब उधर तो उन्होंने क्या क्या जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बेसिकली 2 लॉ दिए थे। अब उस 2 लॉ को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको भी आपके लिए नोट्स भी बन जाए। तो बच्चों अभी हम देखेंगे फैराडे साहब का जो लॉ है, उन्होंने क्या क्या बोला था। उन्होंने बोला व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, या फिर करंट इज इंड्यूस्ड भी लिख सकते हो। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। और ये 2 बातें हमने पहले समझ चुके थे और मैंने बस उसको लैंग्वेज में इसको लिख दिया है। इसमें क्या बता रहा है कि अगर देयर इज मैग्नेटिक फ्लक्स आता है एक कॉइल में, तो उसमें एक करंट बनता है। और दूसरा क्या बोलता है, ये किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब कितना फील्ड लाइन उस कॉइल के थ्रू पास कर रहा है। तो ये 2 चीजें थी जो फैराडे साहब ने बोला था, फैराडेज लॉ है ये। और अब आते हैं क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर जो इंड्यूस्ड करंट है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला चीज, ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द ईस्टर्न, मतलब कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसके अंदर जा रहे हैं और कितने रेट में जा रहे हैं। रेट में मतलब पहले अगर 50 जाए, फिर 60, फिर 70, या फिर अगर ऐसे जा रहे हैं 50, 100, 200, तो जिसमें ज्यादा रेट उसमें ज्यादा करंट, ठीक है। जितना जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उसमें उतना ज्यादा ही करंट बन रहा होगा। दूसरा है ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अब कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस पर भी ये करंट, जो इंड्यूस्ड करंट बन रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। अब ये जो करंट बना, इसका डायरेक्शन हम कैसे निकालें, और जैसे कि हमने वहाँ पे निकाला था कैसे, जो फैराडे बोल रहा हूँ, जो लॉरेंस फोर्स था उसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे थे। इधर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे। अब दोनों हाथों में हमें कोई फर्क नहीं है। पहले हम क्या समझते थे, फादर मदर चाइल्ड, वैसे ही इधर भी फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। ये थंब आपका फोर्स दिखाता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, ये आपका करंट दिखाता है। इधर भी आपको फोर्स दिखाता था, मैग्नेटिक फील्ड दिखाता था, करंट दिखाता था। लेकिन इसमें दोनों में फर्क क्या है वो भी तो समझना, नहीं तो एक ही लॉ होता ना, एक ही हाथ से कर लेते, 2 लॉ क्यों बनाए। इसमें क्या होता था, आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता होता था, आपको फोर्स मिलता था। मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता होता था और फोर्स मिलता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको फोर्स पता है, किस डायरेक्शन पे आप मैग्नेट को घुमा रहे हो या कॉइल को भगा रहे हो, और मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो इससे हमें जो मिडिल फिंगर है उससे या सेंट्रल फिंगर है उससे हमें करंट का डायरेक्शन पता चलता था। तो इधर क्या होता था, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और करंट के वजह से, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के वजह से फोर्स पता चलता था, और इसमें क्या फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से करंट पता चलता है। दोनों में ये डिफरेंस है। तो वो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और थंब और फोर फिंगर हमें क्या बताता है, थंब हमें फोर्स का डायरेक्शन बताता है, फोर फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और जो मिडिल फिंगर है वो हमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताता था। तो उसके बाद और एक लॉ इसमें आता है जो कि है लेंस लॉ। लेंस लॉ हालांकि आपके बुक में उतना अच्छे से नहीं गिवन है, लेकिन जैसे कि आप हायर क्लासेस में जाओगे, ये तो एक ही चैप्टर में ये सारा कुछ मिला के दे दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन आप जब 12th क्लास में जाओगे ना, आपको हर एक चैप्टर में और डिटेल में आप पढ़ोगे। अगर आपको अभी से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट पता हो, वहाँ पर आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा आसानी भी होगा। तो लेंस लॉ क्या बोलता है, लेंस लॉ बोलता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस इट। तो मतलब क्या बोलना चाहते थे लेंस साहब
लेंस आप बोल रहे थे जो डायरेक्शन का करंट का डायरेक्शन हमें मिल रहा है, करंट अगर किसी डायरेक्शन में बन रहा है तो उसके ऑपोजिट में कुछ ऐसा है जो उसको बैलेंस करता है, और क्या है जिसके वजह से वो करंट फॉर्म हो रहा है। किस वजह से उसका वो करंट फॉर्म हो रहा है, उसका ऑपोजिट में जो डायरेक्शन है किसके वजह से फॉर्म हो रहा है, और वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो करंट इंड्यूस हो रहा है, वो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उन्होंने लेंस साहब ने क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। और ये किस चीज पे बेस्ड है, ये बेस्ड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, ठीक है। तो ये थे आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, फैराडे लॉ के बारे में। अब आपके बुक में 2 एप्लीकेशंस हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि मैं 2 अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी दे सकूं दोनों चीज़ों का, और आप दोनों को अच्छे से समझ लो, जो कि है जनरेटर और दूसरा है ट्रांसफार्मर। तो जो नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे वो आपका ऐसे जनरेटर के ऊपर होगा। तो आज के वीडियो में मैं उतना ही रखता हूँ, वीडियो लंबा नहीं करेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे कंटेंट डालता रहता हूँ और आपके पढ़ाई में ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। Thanks for watching the video.